जी। नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में दिल्ली से हमारे साथ उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लखेड़ा साहब पिछले 3-4 दशक से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। सभी राजनेता के सभी राज के दल के नेताओं से आपके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आप विश्वसनीय खबरें देते रहे हैं, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया और सही मीडिया, ये दोनों में अंतर बहुत करना जरूरी है। लखेड़ा साहब का अनुभव तो बहुत है और मेरे ख्याल से हमारे साथ पहले भी आप जुड़े हैं। हमने अनुरोध किया था, आपने स्वीकार किया था, इसलिए हमारे दर्शक भली भांति आपसे परिचित भी है, आपकी बात से परिचित है। मगर आज जो विषय लेकर हम आए हैं और लखेड़ा साहब के साथ हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, वो जिनके साथ उनके बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। मेरे ख्याल से 30-35 साल से उनके साथ उनके रिश्ते रहे हैं, यानी पत्रकार और राजनेता के। वो नरचंद्र बाबू नायडू और उनके परिवार के बारे में आज लखेड़ा जी हमारे से बात करेंगे, क्योंकि आंध्रा के मुख्यमंत्री जिनके बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला नहीं। हालांकि उनकी चाहत थी कि 300 के पार हो जाए एनडीए और संविधान को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, मगर हुआ नहीं, क्योंकि देश की जनता मेरे ख्याल से जाग गई है। 240 में सिमट गए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और छोटे छोटे दलों ने उनको समर्थन किया और उनका बहुमत लोकसभा में हुआ, इसलिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके हैं। मगर आजकल माहौल जरा बदला बदला सा है। लखेड़ा जी, बादल मंडरा रहे हैं, जी। आवाज भी बहुत आ रही है बादलों की, गड़गड़ाहट हो जी। रही है। राजनीतिक गड़गड़ाहट क्या है, आंध्र से क्या खबर है, इस पर आप बात करें, ऐसा हम आपको अनुरोध करते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप देश की राजनीति किस और करवट बदल रही है, उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो राजनीति है आज वो नरेंद्र भाई मोदी और उनकी जो सत्ता है, जो अहमदाबाद से शिफ्ट हुई है 11 साल पहले, वो देश की समस्याओं की असली जड़ है। उनका दिल्ली आना और देश को जो पहले से ही समस्याओं से घिरा हुआ था, महंगाई के मोर्चे पर, अ, आम आदमी को रोजगार नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। हालांकि जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ आज से फार बेटर थी, बहुत अच्छी थी। दुनिया के देशों में हमारा जो दबदबा था, वो दबदबा बहुत अच्छा था। और कोई दुनिया की, चाहे वो अमेरिका भी हो, वो हमको देख करके दबता था, बहुत सीरियसली लेता था भारत को। लेकिन मोदी जी ने तीसरी बार जब से सत्ता संभाली, इन्होंने सारे जो फ्रंट है, जिन फ्रंट पर इनकी नाकामियां थी, विफलताएं थी, उनकी वजह से जनता में इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ एक्सपोज होते रहे। और इनको 2024 का जो चुनाव था उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और जब इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इन्होंने एन केन प्रकार सत्ता में बने रहने के सारे जुगाड़ किए। इन्होंने ये नहीं देखा कि आर्थिक हालत ठीक करनी है, देश की सेहत ठीक करनी है, देश की इकोनॉमी को ठीक करना है। इसके बजाय ये अपनी सत्ता को, जो फटी हुई चादर होती है ना, तो उसको सिलने में लग गए इन्होंने। और उसको सिलने के चक्कर में बाकी चीजों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कूटनीति इनके हाथ से निकल गई, अर्थव्यवस्था इनके हाथ से निकल गई,
राजनीतिक जो पार्टी में जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो इनके हाथ से निकल गया। और आज जो हालात है कि बहुत अनस्टेबल अनस्टेबल जो हालात हैं आज की तारीख में देश में, जो भी समस्या है उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। क्योंकि आप देखिए ना, देश की नाकामियों के लिए आप अपोजिशन से तो नहीं सवाल पूछ सकते कि आप जिम्मेदार हैं। आपको 11 साल पावर में हो गए, आपकी हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। और अब जो है चंद्रबाबू नायडू पर घूम फिर के बात इसलिए आती है कि चंद्रबाबू नायडू वो शख्स है जो इस सरकार को बैसाखी दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अगर इसको बैसाखी नहीं देते, या वहां पर चंद्रबाबू नायडू की जगह कोई और पार्टी, कांग्रेस की कुछ संख्या बढ़ जाती है, कुछ यूपी में बढ़ जाती, बिहार में बढ़ जाती, और 15-20 सीटें अगर बढ़ जाती, तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आने वाले थे। अब क्या होता है कि जिस पर सत्ता टिकी हुई है उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जब वो 2024 में जेल से छूट करके आए थे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके लोगों ने कहा कि देखिए, ज्यादा चांस ये है कि नरेंद्र मोदी दोबारा किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ जाएंगे। बीजेपी के जो आंध्र में जो लोग हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के टच में थे, उनको भी लगा कि ये सही मौका है चंद्रबाबू नायडू को लालच देने का, क्योंकि जेल जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू के फेवर में एक सेंटिमेंट था, एक सहानुभूति थी। बीजेपी ने उस सहानुभूति को पहचाना, और 2024 में जो कांग्रेस के साथ टेक्निकली थे चंद्रबाबू नायडू, छोड़ करके एनडीए में आ गए और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी बैसाखी पर चंद्रबाबू नायडू दिए हुए हैं मोदी जी को। और आज वही चंद्रबाबू नायडू गाहे बगाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत, राजनीतिक मुसीबत, एक शक की सुई, एक संशय की सुई, एक अस्थिरता, एक एक किस्म से दाव पेच, इसके पर्याय बन गए हैं। यही मेरा पहले सवाल के जवाब में कहना है। आप दूसरा पूछेंगे तो मैं और आपको बताऊंगा। जी देखिए, आए आए दिन मोदी जी रैलियों में कहा करते हैं कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, स्टालिन को, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना है। जी यानी ये सब वो बातें करते हैं, मगर जी चंद्रबाबू को, जी लोकेश को मुख्यमंत्री जी बनाना है, ये बात अभी करते नहीं है, क्योंकि उन पर निर्भर हैं जी आने वाले दिनों में। क्योंकि आजकल चीफ मिनिस्टरों को जेल में डालने का, 31 दिन के बाद में डिस्क्वालीफाई करने का, प्राइम मिनिस्टर को नाम के वास्ते जो 130वां संविधान संशोधन अमित शाह ने लाया है, जो कि जी अमित शाह खुद 3 महीने तक जेल में रहे हैं, तड़ीपार भी रहे हैं अदालत के आदेश से। और मेरे ख्याल से वो चिढ़ जाते हैं जब उनको संसद में किसी ने तड़ीपार भी कहा तब। तो जी ये 130वां संशोधन, यानी जी संविधान जी संशोधन, ये तो वैसे वो पास तो नहीं करा सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला जी सकते हैं शायद, मगर चंद्रबाबू की और नजरें टिकी हैं। क्या चंद्रबाबू प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या लोकेश को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे सकते हैं? क्योंकि भाजपा की उनको कोई गरज नहीं है। भाजपा के आंध्र में केवल 8 ही विधायक हैं और एक मिनिस्ट्री दे के रखी है उनको। तो जी माहौल क्या है, अंडरकरंट क्या है? क्योंकि आप उनके उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसलिए यानी जितनी नहीं, बात आप मैं बता सकें, जी जी तो कुछ बातें देखिए आप नहीं देखिए बता सकते हैं जानते जी हुए जी भी। जी। देखिए, घनिष्ठ संबंध रखते थे, उनके साथ इंटरव्यू करते थे, उनके साथ गपशप करते थे, प्राइवेट गपशप भी करते थे, लंच पर गपशप होती थी, इनफॉर्मल फॉर्मल सब करते थे। लेकिन बहुत अरसा हो गया कि मैं खुद अब संपर्क नहीं करता पॉलिटिशियन से। लेकिन जब मैं रिपोर्टर था, फुट सोल्जर की तरह मैं घूमता था, तो लगातार बातें होती थी, न केवल चंद्रबाबू नायडू से बल्कि एनटी रामाराव से भी। जी उनके साथ जब वो दिल्ली आते थे तो हम लोग आंध्र प्रदेश भवन में उनके साथ मिलते जुलते थे। और जब उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन पार्टीज का किया था, मुझे लग रहा है इन 90 89 90 91,
वो दौर था जब हम एनटी रामाराव साहब से भी मिलते हैं। वो एक अलग कहानी है कि इन्होंने फिर उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, उनको कुर्सी से हटाया, उनकी पार्टी कैप्चर कर ली, परिवार में टुकड़े हो गए, ये सब चीजें होगी। और इनके जो ससुर जी है, वो उनकी जो बेटी है, उनके हस्बैंड नहीं है। देखिए, वो एक लंबी कहानी है, उस पर पारिवारिक चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का के पास समय बहुत कम है, और चंद्रबाबू नायडू के पास समय कम है। चंद्रबाबू नायडू बड़ी एम्बिशियस पॉलिटिशियन है। मैं उनके एम्बिशंस को 1996 से जानता हूँ। और 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट बना था, जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरसिम्हा राव के हटने के बाद, तो उस समय ये यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन थे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। इनका एक पैर आंध्र प्रदेश में होता था, एक पैर दिल्ली में होता था। उस समय नरेंद्र मोदी किस चिड़िया का नाम है, अमित शाह क्या बेच रहे हैं, इस मतलब उनका पॉलिटिकल जन्म ही नहीं हुआ था। वो अंडरग्राउंड क्या करते थे, वर्कर की तरह उनकी हैसियत थी। चंद्रबाबू नायडू उनसे 20 गुना ज्यादा पॉलिटिकल माइंड है उनका, और वो हालात के हिसाब से दांव चलते हैं। कब दांव चलते हैं किसी को पता नहीं चलता कि कब क्या दांव चलेंगे। जिस दिन वो समर्थन वापस लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं पता लगेगी, आप लिख के रख लीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन अभी हालत यह है चंद्रबाबू नायडू की कि वो कुछ मुकदमों में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ पीएमएलए केसेस, कई तरह के केसेस लगे हुए हैं। जो जगनमोहन रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे 2022-23 में, तो उन्होंने केसेस लगाए और उनको अरेस्ट कर लिया। ये भी 4-5 महीने जेल में रहे। और जगनमोहन रेड्डी ने ये काम अकेले नहीं किया। जगनमोहन रेड्डी ने इस समय अमित शाह की सेवाएं ली, मोदी की सेवाएं ली कि जगन की भाई मैं इसको बंद कर रहा हूं, इसको अंदर कर रहा हूं, इसके खिलाफ ये केसेस है। तो यहां से भी हरी झंडी मिल गई, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी वॉज अ पार्ट ऑफ द एनडीए। 2019 से लेकर के 24 तक वो एनडीए का पार्ट थे। तो अब सवाल ये है जो कुल मिलाकर के कि जगनमोहन रेड्डी अब ठीक पारी उसकी उल्टी हो गई, और चंद्रबाबू नायडू इस समय 16 एमपीज के साथ में बीजेपी के पार्टनर बने हुए हैं। लेकिन आज की हालत यह है कि चंद्रबाबू नायडू का जो इमीडिएट प्लान है, उनका प्लान यह है कि कम से कम वो अभी 74 ईयर रहे हो, कम से कम 4 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और 1 साल जो 1 साल जब रह जाएगा 29 का 1 साल जब जनरल इलेक्शन होता है, तभी आंध्र प्रदेश विधानसभा का भी चुनाव होता है। तो वो क्या करेंगे कि अपने बेटे, जो नारा लोकेश है उनके बेटे का नाम, 35 साल के करीब है वो, और वो इस समय वहां मिनिस्टर हैं अपने पिताजी की कैबिनेट में। हालांकि उनके अंदर लोग बताते हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं, लेकिन जो आंध्र प्रदेश में उनके पारिवारिक लोग बताते हैं कि उसके अंदर वो पॉलिटिकल टैलेंट नहीं है। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू के अंदर है और बाकी लोगों के अंदर है। तो चंद्रबाबू नायडू की जो टॉप प्रायोरिटी है कि 2028 में 28 में नारा जो लोकेश है अपना बेटा, उसको मुख्यमंत्री बना देना, उसकी लीडरशिप में चुनाव में जाना, ताकि दोबारा वो सीएम बन जाए। तो ये तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको देना है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि ही इज ए वेरी एम्बिशियस पॉलिटिशियन। तो वो अगर प्रधानमंत्री, मौजूदा जो 18th लोकसभा है उसमें अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए, तो वो अभी 1 घंटे के अंदर, जब हम चर्चा खत्म होने के पहले पहले ही वो इस काम में कूद जाएंगे। तो उनका जो एक ही जीवन का लक्ष्य है कि एक, जब तक वैकल्पिक सरकार, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट केंद्र में, जब उनको ये भरोसा हो जाएगा कि नंबर गेम में मोदी सरकार पिछड़ गई है, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट इलेक्शन में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है, उस वजह से, तो इनको जब ये विश्वास हो जाएगा 1000%, तो फिर ये स्विच ओवर करने में सबसे पहले आगे आएंगे। लेकिन जब तक मोदी सरकार अपने बोझ से नहीं गिरेगी, ये उसको गिराने का या खुद ऐसा जोखिम अभी मोल नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो जगनमोहन रेड्डी है, इनको 2 खतरे दिखाई दे रहे हैं कि अगर जगनमोहन रेड्डी का रिवाइवल हो गया तो उनका बेटे के लिए मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2029 में अगर जगनमोहन रेड्डी आ जाएगा
तो इनके बेटे को भी जेल में डाल देगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में एक इंटरनल बड़ा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, और पवन कल्याण जो पार्टनर है, जनसेना नाम से उनकी पार्टी है, वो जनसेना नाम से 2 एमपी उनके पास है, और पवन कल्याण पर बीजेपी पूरी तरह इस समय आश्रित है, निर्भर है। और उनको ये लगता है, चंद्रबाबू नायडू को ये लगता है कि अगर मैंने बीजेपी को डिच किया तो भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके, और जो चिरंजीवी के छोटे भाई हैं पवन कल्याण, तो ये जो कॉकटेल है, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिक्स और आंध्रा और ये सब चीजें, तो ये कॉकटेल से वो बहुत डर रहे हैं। इसलिए वो, देखिए सबसे बड़ा बात यह है हरि जी, कि चंद्रबाबू नायडू रोज दिल्ली आकर के अपनी सफाई देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं बिना किसी बात के। मीडिया में भी कहते हैं नो नो, मैं तो एनडीए का पार्ट हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। ये सफाई क्यों देने पड़ती है आपको भाई? कहीं कहीं ना कहीं जब आप एनडीए के पार्ट हैं, आपके लोग मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो ये सफाई आपको देनी क्यों पड़ती है? आप तो मतलब ताकतवर है, 16 एमपी आपके पास है, एनडीए के साथ है, तो बाकी लोग तो नहीं सफाई दे रहे हैं। बाकी जो छोटे मोटे पार्टनर हैं वो तो कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, आप भी क्यों सफाई दे रहे हैं? ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि आज मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस ले भी लेते हैं, उसके बाद भी मोदी ने अपना नंबर गेम रेडी रखा हुआ है। बाबू इसीलिए कह रहे हैं कि बाबू इसीलिए परेशान है कि मेरे विड्रॉ करने के बाद भी मोदी सरकार पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टे मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि मैं जब ये फाइल खोल देंगे मेरी, तो फाइल खोल देंगे तो वो इसमें बने रहना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से बहुत नाराज हैं, भीतर से खिन्न है कि मेरे को वो अहमियत, वो स्टार अहमियत नहीं मिल रही है जो मेरे को संयुक्त मोर्चा सरकार के टाइम पे मिलती थी। मेरे को एनडीए का कन्वीनर बनाना चाहिए था, मेरे को अहमियत देनी चाहिए थी, राष्ट्रपति का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना था किसी को, तो मेरे को भी पूछ लेते कि आपका कोई कैंडिडेट है साउथ से। भाई चंद्रबाबू नायडू तो साउथ से, वो कोई कश्मीर से थोड़ी है। तो अगर आपको साउथ से कैंडिडेट देना था तो आप चंद्रबाबू नायडू का कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट पे लड़ा देते, तभी तो अब ट्रू पार्टनरशिप, पॉलिटिकल पार्टनरशिप तो तभी होगी ना। तो बीजेपी ने अपना ही आदमी क्यों दे दिया, और वो भी तमिलनाडु से दे दिया। अब तमिलनाडु अभी इसको कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं ये गर्म दूध है ना, गर्म दूध पीते हैं आप, गर्म दूध। अब गर्म दूध दूध तो बहुत महंगा है, और गर्म गर्म दूध आपने मुंह में रख लिया, तो अगर आप उसको फूकते हैं तो कहेंगे अरे लोग दूध जमीन पे फेंक दिया, लोग आपको बुरा भला कहेंगे कि भाई दूध भी फेंक रहा है। तो गर्म दूध अगर अंदर डालेंगे तो आपका गला जल जाएगा। तो ये जो है वो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं, उनकी परेशानियां बहुत, उनको सहानुभूति हो सकती है उनके लोगों को कि वो आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण का दौर है। इधर कुआं है, आगे खाई है, पीछे कुआं, आगे खाई, राइट लेफ्ट, ये सब चीजें आज उन्होंने जो लेफ्ट पार्टी के साथ उनका एक अच्छा सा ताल्लुक होता था, लेकिन आज की हालत यह है कि वो लेफ्ट के लिए भी पूरी तरह अनटचेबल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ऐसे मौके पर धोखा दिया, ऐसे मौके पर डिच किया जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी। और अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ नहीं जाकर के कांग्रेस के साथ आते, तो आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कभी भी बीजेपी सरकार सेंटर में नहीं बन सकती थी। और तमाम तरह की मुश्किलात के बाद, गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के बाद, भड़काऊ पॉलिसी लाने के बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स में भी ये विलेन के रूप में है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति में रोज नया पन्ना खुलता है, नया पेज खुलता है। कल ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को ये भरोसा हो जाए कि ये सरकार जा रही है और मेरे को एक बहुत बड़ी पद मिल रहा है, मेरे को सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल रही है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट मिल रही है, मेरा बेटा जो नारा लोकेश है उसको
चीफ मिनिस्टरशिप बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी चंद्रबाबू नायडू के पास अपने नंबर बहुत है, अपने नंबर पर वो एमएलए के हैं उसके पास। तो ये अभी मोटा मोटा सिचुएशन आंध्र प्रदेश की है जी। सर मुझे सवाल ये होता है कि ये वैसे प्रो मुस्लिम पार्टी मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में एंटी मुस्लिम प्रचार किया, जोरों से प्रचार किया, और मेरे जी ख्याल से देश की जनता ने उसको स्वीकारा नहीं। यानी उनको ये था कि हिंदू सब मुझे वोट करेंगे, मेरी पार्टी को वोट करेंगे, मगर लोग समझदार निकले, देश की जनता समझदार है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी को भी हराया और कांग्रेस को भी हराया था, यानी देश की जी जनता समझदार है। मगर इनकी जो मुस्लिम प्रो मुस्लिम छवि थी उसको तो धक्का लगा ही। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। बिहार में मान लीजिए कि इनका एनडीए का अलायंस यदि हार जाता है तो देश की जी स्थिति क्या होगी, मेरा ये अंतिम सवाल। जी जी, पहले पहले तो सवाल आपने कहा कि इनकी मुस्लिम प्रो मुस्लिम छवि थी, और प्रो मुस्लिम छवि को डेंट लगाने का जोखिम उठाया इन्होंने। मतलब प्रो मुस्लिम जो इमेज थी उस पर डेंट लगाने का जोखिम उठाया, और उस जोखिम उठा करके इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये बात परफेक्टली सही है आपकी कि इनका जो पार्टी है वो सेकुलर पार्टी मानी जाती थी, सेंटर टू लेफ्ट। और उसमें जी क्योंकि ये तो ताकतवर जाति से ताल्लुक करते हैं, लेकिन जो आंध्र प्रदेश के जो माइनॉरिटीज हैं, पहले तो तेलंगाना जो अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, वो तो वहां तो मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बाकी और भी जगह आंध्र प्रदेश में है जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट है, और वो वोटर्स छोटी छोटी विधानसभाओं में इन्फ्लुएंस करते हैं। कम से कम 50 सीटें ऐसी हैं आंध्र प्रदेश में जहां मुस्लिम वोट्स मैटर करते हैं। तो इन्होंने दो तीन चीजों में थोड़ा स्टैंड लिया। इन्होंने डीएमके के साथ इनकी अच्छी दोस्ती है, इनके जो है वहाँ तेलंगाना के जो सीएम है उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती है, जो कांग्रेस के सीएम है। और इनको लगा कि अभी इनके पास जो सरकार चलाने के लिए इनके पास दो बड़े चीजें हैं। एक तो अमरावती में जो जो कैपिटल बन रहा है उसके लिए मैसिव ग्रांट इन्होंने मोदी जी से ले लिए, बड़ी ग्रांट ले ली उन्होंने, वहां ये बना रहे हैं। उसमें अमरावती में जो जमीनों का बहुत बड़ा खरबों रुपए का स्कैम सामने आ रखा है। और ऐसा पता लगता है या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमरावती में जब भी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अमरावती को राजधानी घोषित करने के पहले, कैपिटल बनाने के पहले, उसके आसपास जितनी लैंड थी, नामी बेनामी लैंड, वो खरीदवा दी अपने टॉप इंडस्ट्रिस्ट को, उद्योगपतियों को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। अब क्या है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो वो जमीन डंप हो गई। अब इनको मुख्यमंत्री के बनने के बाद अमरावती में ये उन्होंने कहा कि मैं बहुत भव्य राजधानी बनाने वाला हूं। तो उसके लिए इन्होंने अनिल अंबानी से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और अनिल अंबानी भी सुना है कि अमरावती का जो प्रोजेक्ट है उसमें लैंड वाले सारी चीजें हैं उसमें भी वो मिले हुए हैं। और अनिल अंबानी के यहाँ हाल में जो रेट्स पड़ी वो इसीलिए पड़ी है कि उनकी, ऐसा दिखाया जाता है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये रेड मोदी जी का दिखावा है, ये दिखाने के लिए है। ये रेड उड कुछ नहीं है, वो दिखाने के लिए है कि मैं किसी उद्योगपति से कोई रहम नहीं करता हूँ। तो लोग इसका भी ये भी अर्थ निकाल रहे हैं। ये 2-4 दिन में इस सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बार जो इंतजार, आपने जो दूसरा सवाल है कि बिहार का इंतजार कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि बिहार में एनडीए अगर चुनाव हार जाता है तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए एक एक अच्छी इनिंग शुरू हो जाएगी मेरे पर मोदी बहुत निर्भर करेंगे, क्योंकि 12 सीट वाला जो जो नीतीश कुमार की जेडीयू है उसमें बगावत अगर आ गई, बगावत पैदा हो गई, या उन्होंने राजनीतिक अंतर्विरोध हो खड़े होने से या भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा होने से वो अगर एनडीए से अलग होते हैं या मोदी से अलग होते हैं हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में पूरी तरह निर्भर हो जाएगी नरेंद्र मोदी इन पर, चंद्रबाबू नायडू पर। वो इंतजार कर रहे हैं, उनके उन्होंने अपने लोगों को
भी जो मैंने पहले कहा कि देखिए अभी चुप रहिए, अभी आंध्र प्रदेश के नतीजों को आने दीजिए, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे बिहार के, रिलेशन। जी, और है हाँ यस, बिहार बिहार चुनाव को, ये बिहार चुनाव को रिव्यू करेंगे। नवंबर 22 तारीख से पहले वहां विधानसभा का गठन होना है। सरकार 12-13 तारीख को, 10-11 तारीख तक सरकार नवंबर में बन जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये जो 9 सितंबर को जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, 9 सितंबर से 9 नवंबर, ये जो 60 डेज है, ये 60 डेज बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, देश के लिए भी, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी, मोदी के लिए भी। आने वाले वक्त में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसा मुझे लगता है कि इसके लिए 60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो 70 दिन है, लेकिन 9 तारीख से जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 60 दिन बाकी रह जाएंगे। आज के एपिसोड में मुझे लग रहा है कि इतना ही रहेगा। बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर। लकेड़ा जी, आप आज जुड़े और खुलकर बात करी आपने, और जी, मेरे ख्याल से मौका मिलने पर चंद्रबाबू जी, नायडू जाने के लिए तैयार हैं, मोदी से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए तैयार हैं। भूतकाल में भी उन्होंने संबंध विच्छेद कर ही लिया था, फिर मोदी ने खींच जी, के उनको बिठाया अपने साथ। और जैसे वाजपेयी के समय में भी उन्होंने बहुत लाभ लिया, भले ही वो सरकार में न जुड़े हों, मगर उस समय भी काफी कुछ फंडिंग आंध्रा के लिए ले गए थे। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी से भी काफी कुछ फंडिंग वो ले रहे हैं, मगर उनके खिलाफ जो अभी केसेस हैं, उसका जिसका आपने जिक्र किया, वो कैसे निपटाएं, ये भी ताक में है। श्रूड पॉलिटिशियंस तो हैं ही, और आपने बहुत अच्छा आज विश्लेषण किया। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी ये विश्लेषण उनको अच्छा लगेगा, और कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखेंगे। नमस्कार।